अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता 20 सालों से प्रोपेगेंडा और नरेटिव बिल्डिंग के नाम के ऊपर दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पे और बड़े सग़ीर में आम तौर पे जो बयान और बयानिया हमारे आम आवाम के दिमाग के अंदर घुसेड़ा गया, उसके बाद उन्हें नई दर आने वाली हकीकतों के मुताबिक अपना आप तब्दील करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। और उस मुश्किल पेश आने के नतीजे के अंदर वो पंजाबी में कहते हैं खरुंड वड़ रहे हैं, मतलब या झपट के पढ़ते हैं या वो जो भी करते हैं। अच्छा, ये जो आपको झपट के पढ़ते हैं, इनमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। मेरी इमीडिएट जो ओपिनियन है, एक तो वो जो कि एक सेट एजेंडे के तहत इस काम के लिए सोशल मीडिया के ऊपर मुतय्यन फरमाए गए हैं, और दूसरे वो लोग जिन्हें इसका इल्म ही नहीं है। और मेजॉरिटी इन्हीं की होती है कि जिनको इल्म नहीं होता और वो उसकी बुनियाद के ऊपर आपके ऊपर झपट पड़ते हैं और फौरी तौर पे उनके हाथ में फतवे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपको कभी तालिबान करार दे देते हैं, कभी कादियानी करार दे देते हैं, कभी अमरीकी पिट्ठू करार दे देते हैं। इस तरह के बड़े लोग पाए जाते हैं। तो भाड़ में जाएं आप लोग, हमें इससे क्या है। वो आपको यकीनन आगाही हम नहीं देनी है और इसीलिए हम लगे हुए हैं। तो चूँकि अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ हालात बदल रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो उनकी सूरतें हैं वो हो रही हैं, तो हम भी उसी तेज़ी के साथ ये वीलॉग कर रहे हैं। देखता इसको कोई नहीं है वैसे, बाय द वे आप खुद देख लें। पिछला जो वीलॉग है अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर, वो मर के वो 7-8 हज़ार लोग उसको देख पाते हैं। लेकिन और ये बाय द वे उन लोगों के लिए भी जो कि बड़ी फरमाइशें हमें भेजते हैं इनबॉक्स में कि जनाब इसके ऊपर कोई अपडेट दें, उनके लिए भी शर्म में सिर्फ डूब मरने का मुकाम है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप इसको आगे नहीं फैलाते। बहरहाल ये एक शिकवा था जो बहुत ज़रूरी था। अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 2-3 बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। उसमें एक तो सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्न कर दिया है पाकिस्तान और जो तमाम ममालिक जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, उनको अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अगर ये हालात चले तो यहाँ पे जो खाना जंगी का जो है वो वापस आ सकता है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग है अफ़गानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर को कहा है कि वो स्टे में रहें, वो कैंडे में रहें, अपने औकात में रहें, अपने आप में रहें, और जो है ये जो ग्रुपों की वापसी होने लगी है उसको वापस ना आने दें, यानी कि तालिबान को रोकें, किसी तरीके से कायल करें। अब दूसरी अहम डेवलपमेंट है कि जो अशरफ गनी हुकूमत का एक डेलीगेशन इस वक्त दोहा में मौजूद है और मुज़ाकरात कर रहा है, उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। गनी साहब कह रहे हैं कि कोई काम आप करें, कोई काम आप किसी नतीजे पे पहुँचें या उनको कायल करें कि वो इस नतीजे पे पहुँच जाएं और कोई अच्छी खबर मुझे सुनाएं, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद किसी अहम पॉइंट पे नहीं पहुँच पा रहे और उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। जब आपको पीछे से दबाव बढ़ रहा हो तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें गिव इन कर देते हैं। तो लिहाजा तालिबान जो हैं वो एक नेगोशिएशन टैक्टिक के तौर पे, एक मुज़ाकराती हिकमत अमली के तौर पे चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं और वो हतमी चीज़ों को भी के ऊपर भी क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। जब हतमी चीज़ जो एक चीज़ तय हो गई है उसके ऊपर आप दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दें तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि मुज़ाकराती अमल में ताख़ीर होती है और अफ़गान जो हैं, तालिबान जो हैं, अफ़गान ही हैं, दोनों ही अफ़गान हैं, तालिबान जो हैं वो चाहते हैं कि वो ग्राउंड के अंदर ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाए। अच्छा, दोहा मुज़ाकरात के अंदर उनकी एक कमिटमेंट भी थी और वो कमिटमेंट थी उनकी अमेरिकन के साथ कि अमेरिकन जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब फ़िज़ाई क़ुव्वत इस्तेमाल हुई एक दो जगहों के ऊपर जब उन्होंने मुख्तलिफ़ सूबों के दारुल हुकूमत के अंदर, मतलब के 2-3 थे, तो वहाँ पे बमबारी हुई और उन्हें वो छोड़ना पड़ गए। फिर उन्होंने हिकमत अमली यही रखी कि वो आते थे, वो कैप्चर करते थे कुछ घंटों के लिए और कुछ पहर के लिए। अगर शाम के वक्त कैप्चर हुआ है तो रात तक कैप्चर रखते थे, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से चले जाते थे। और इस दौरान वो जो थे वहाँ पे जो भी अपना दाना पानी, राशन पानी उन्होंने लेना होता था, ज़ाहिर वो तो पहाड़ों में होते हैं, वो इकट्ठा कुट्ठा कर लेते थे और चले जाते थे। इसका नतीजा ये निकला
कि उनके जो मुखालफिन हैं, नाकद हैं, उनको ये कहने का मौका मिल गया कि जनाब वो तो सस्टेन नहीं कर सकते। अब उन तालिबान का एक तरफ से ये दावा है कि ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा था क्योंकि हम अफ़गान फोर्सेस की मदद नहीं कर सकते थे। अब जितना एक सामान चला गया है अमेरिकन का, और जिस तरह उन्हें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के किसी भी हमसाये मुल्क से वेलकम नहीं किया जा रहा, ना ताजिकिस्तान से ना पाकिस्तान से। ये दो मुमकिन मुल्क हो सकते हैं जहां से कि वो करें। ताजिकिस्तान के अंदर रूसी असर रसूख बहुत वापस आ चुका हुआ है और चाइना वहाँ पे काफ़ी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो चाइनी असर रसूख भी मौजूद है और वो दोनों मुल्क नहीं चाहेंगे। वहाँ पे जो अमेरिका का अड्डा था वो तकरीबन बेअमल हो चुका है, इनफेक्टिव हो चुका है, और उसकी वजह इन दोनों ममालिक का यानी कि चीन और रूस का ताजिकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। अब अमेरिका ना सिर्फ कि उस अड्डे को दोबारा एक्टिवेट करना चाहता है बल्कि एक्सपेंड करना चाहता है। अब तक की इतलात के मुताबिक उधर से उनको वेलकम नहीं है। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी है, अगरचे बहुत सारे लोग और इमरान खान और उनका जो युथियापा है उसको जानने वाले लोगों का ख्याल है कि ये किसी भी वक्त कहीं भी यू टर्न लेने की सलाहियत रखते हैं। अब इसमें तुर्की का जिक्र हम शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो इस वक्त तुर्की के दौरे पे गए हुए हैं। इसीलिए जब अफ़गानिस्तान के हवाले से कल ISI के परसों हेडक्वार्टर के अंदर ब्रीफिंग हुई तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। नॉर्मली वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और इमरान खान साहब की नज़रों से जो आँखों से नज़रें उतार रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये बात बड़ी नोट की गई। लेकिन तुर्की से जो उनका स्टेटमेंट आया और पाकिस्तानी मीडिया को ISPR ने जारी किया, उसके अंदर उन्होंने तुर्की की तरफ से अफ़गानिस्तान यानी कि इलाकाई अमन के हवाले से जो तुर्की ने पाकिस्तान से रब्ता किया उसको खुश आमदीद कहा। अब ये जो हेडलाइन चलवाई गई है, और आप ये जहन में रखिए कि एक एक लफ्ज़ हेडलाइन का जो है वो डिक्टेट होता है, बल्कि लहजा तक डिक्टेट किया जाता है। तो ये चलाई गई, तो ये क्यों चलवाई गई, ये एक बड़ी मीनिंगफुल बात है कि तुर्की जो है वो हमें जो है वो हमसे रब्ता कर रहा है इलाकाई अमन के हवाले से, हम उसको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की का जो वाहिद मोहरा था जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, गुज़िश्ता 24 घंटे में जो मेरे पास इतला पहुंची है उसके बाद उसके मुताबिक मौसूफ फिर फरार हो गए, कल्टी हो गए, निकल गए, बल्कि वो पतली गली से निकल के दोबारा तुर्की की पनाह में चले गए हैं। मौसूफ इस वक्त अफ़गानिस्तान की जुग्राफियाई हदूद के अंदर मौजूद नहीं है, और ये उनकी जो फरार है ये उस वक्त आया जब उन्होंने अपनी सारी फोर्स जो थी नॉर्थ में और सेंट्रल अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे फैली हुई, ना सिर्फ के उसको काबुल तलब किया, काबुल के इर्द गिर्द तैनात करने के लिए, बल्कि नई रिक्रूटमेंट्स भी शुरू की। आपको पता है कि गुज़िश्ता 20 साल के अंदर अफ़गानिस्तान के में एक नया स्टेक होल्डर पैदा हो गया है जिसको हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं, जिसको हम अर्बन सिविलाइज्ड पॉपुलेशन कहते हैं, जिसको हम पढ़ी लिखी क्लास कहते हैं, ठीक है। और वो इस पूरी बदअमनी के किसी भी तौर पे हामी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर उन पे होना है। तो सबसे पहले उनकी तरफ से ये तनकीद जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और उनको जी सरपरस्ती जो फरमा रहे थे अशरफ गनी साहब, उन पे आई कि जनाब ये जो है ये 14-14 साल के बच्चों को बंदूकें पकड़ा के तो मलेशिया के तौर पे खड़ा कर रहा है। इसी काम को ख़त्म करने के लिए तो हम आए थे कि तालिबान ये काम करते हैं, तो अगर अब आपकी तरफ ये लोग काम कर रहे हैं तो हम इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने ना सिर्फ के मुकामी तौर पर उस पर तनकीद की, बल्कि अमेरिकन को भी कहा कि की करन डे हो तुसी, ठीक है, आपने इतने खरब $1 इकट्ठे करके खर्च करके कोई फोर्स खड़ी की थी। अब फोर्स का किस्सा भी सुन लीजिए, कोई फोर्स खड़ी की थी तो वो फोर्स कहाँ गई, और वो फोर्स जो है वो डिल्यूट होती जा रही है, तो आप उसको संभालें बजाय इसके कि आप उनके मुकाबले में उन्हीं बच्चों को खड़ा कर दें। एक ये हुआ, और फिर ह्यूमन राइट्स वाले आपको पता है कि वो उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम था वो एक बच्ची की इसमत दरी करने का, उन्होंने उसको भी ज़रा थोड़ा सा उठाया तो मौसूफ सर पे पाँव रख के भाग गए, इतने कि वो बहादुर आदमी है। तो उसके बाद वो तो मौजूद नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात, और वो बात ये है कि तालिबान के अंदर जो है वो एक इख्तलाफ राय पैदा हो गया। जी, इख्तलाफ राय तो खैर पहले से मौजूद था,
जो उनका अस्करी विंग है या जो उनकी अस्करी उनके दो हैं टीयर्स हैं, एक अस्करी शूरा है जो कि लड़ाई के सारे मामलात को देखती है, और एक सियासी शूरा है जो कि सियासत को देखती है। ये जो नेगोशिएशन कर रहे हैं ये सियासी शूरा वाले कर रहे हैं। अस्करी शूरा वाले ये कह रहे थे कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, ये दोहा वाला मुआहिदा ना करें, हम बाय फोर्स इसे टेक ओवर कर लेंगे। जबकि सियासी शूरा का ये ख्याल था कि आप बाय फोर्स टेक ओवर कर भी लें तो जब इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा तो आपने क्या हवा में बंदूकें चलानी है या हवा में तलवारें चलानी है। वैसे मैंने तलवारें जहाँ पे चलती हैं वो आप समझ तो गए होंगे, पंजाबी का मुहावरा। तो लिहाजा दोनों के दरमियान इख्तलाफात थे, यहाँ तक कि मुज़ाकरात के लिए जब दोहा डेलीगेशन गए तो उसके साथ फिर कुछ बाबे भी रवाना किए अस्करी वालों ने कि जाके इनकी निगरानी करो, ये कहीं हमारा खून ही ना बेच आए वहाँ पे। तो वो जो बाबे दोनों पाँव रख के बैठे हुए थे कुर्सियों के ऊपर, ये उनके नुमाइंदे थे हमारे महदूद इल्म के मुताबिक। तो खैर अब अस्करी वालों का ये ख्याल है कि हम आपको बेहतर पोजीशन देंगे मैदान जंग में ताकि आप प्रॉपर नेगोशिएट कर सकें। यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया और यहाँ पे पहली दफ़ा मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का एक लेटर जारी किया गया है मीडिया को, और जिसके अंदर मुल्ला ने तमाम जो फील्ड कमांडर्स हैं उन्होंने फरमाया है कि जनाब जो लोग सरेंडर करें या कैदी हों उनके साथ इंतहाई नरम और मुनासिब सलूक किया जाए। क्योंकि पहले पहले जब ये अपसर्ज शुरू हुई थी तो उस वक्त हमने सुना करते थे, हमने सुना कि एक ज़िले के ऊपर कब्जा हुआ, 50 लोग मार दिए, 250 लोग पकड़ के उन्होंने कत्ल कर दिया। वो जब इस तरह की खबरें पहुंची तो आलमी सतह के ऊपर तो तरथली मर गई, ये तो बड़े खूनखार लोग हैं। ये इस तरह की कुछ 3 एक खबरें मेरे कान में पड़ी और अब वो सिलसिला अब रुक गया। और मैंने जब उस पर तहकीक की, थोड़ा सा इधर उधर बातचीत की, कान में आवाज़ सुनना, किसी से कोई फ़ोन किसी और काम के लिए आया हो तो बंदा पूछता है वैसे आजकल इतनी मर्डर की खबरें क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने हंस के कहा कि वो अमीर ने हुक्म किया और वो हुक्म ये था कि 3 ऑप्शन पेश किए जाएं। नंबर 1 कि आप हमारे सामने सरेंडर कर दें। नंबर 2, अगर आप हमें सरेंडर करके ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से मतलब के भाग जाएं, ठीक है। आर्म्ड ग्रुप जो पुलिस है वहाँ की या जो फौज है, आप हमें सरेंडर करें, हमें ज्वाइन करें, हम आपको हिफाजत देंगे, आपकी जान बख्शी करेंगे, और अगर आपका घर में राशन नहीं है वो राशन भी देंगे और आपको जाने का किराया तक भी देंगे, ठीक है। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो हम एक रास्ता खोल देते हैं और हम आपके साथ वादा करते हैं कि इस पे कोई फायरिंग नहीं होगी, आप अपने असले समेत यहाँ से जा सकते हैं। और तीसरा ये था कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाह रहे तो फिर खोचा लड़ेगा। तो खोचा लड़ेगा तक नौबत ही ना आई। कुछ लोगों ने कहा जी आप हमें निकल जाने दें। ये जो ख़ास तौर पे अब वो क्या कर रहे हैं कि एक सूबा है, उसके अंदर उसका दारुल हुकूमत है और इर्द गिर्द उसके या इधर उधर इजला हैं, तो वो इजला के ऊपर अपना काबू कर लेते हैं और वो जो फाइनल सूबे का हेडक्वार्टर है उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि सिंबॉलिकली अहमियत उसकी ज़्यादा है कि हेडक्वार्टर सरेंडर करेगा तो वो सूबा जो है ना वो उनके कब्ज़े में समझा जाएगा। उसको वो उस दिन के लिए संभाल के रख रहे हैं जब 4 जून की या 4 जुलाई या 6 जुलाई की जो तारीख़ है, जो अमेरिकन ने कहा है कि हम उस 11 सितंबर से पहले ही हम 4 जुलाई को ही खाली कर चुके होंगे अफ़गानिस्तान। ये अमेरिकन की तरफ से अखबार के अंदर आया है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से। और जब उन्होंने कहा कि हम खाली कर चुके होंगे तो तालिबान, उसके बाद तो फिर अमेरिकन चले गए ना, तो फिर तो हमने आपस में तय करना है ना बैठ के, अफ़गानों ने आपस में तय करना है बैठ के। तो अफ़गान जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बड़े, जिसे कहना चाहिए कि मैं बदनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन बदनाम है, ठीक है। और वो आपस में बैठ के एक दूसरे से नेगोशिएट कर लेंगे। अपडेट ये है कि उनके अमीर की इस हदायत के बाद अब ये तीसरा ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप असले समेत यहाँ से भागना चाह रहे हैं तो भाग जाएं, आप पे कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। तो ये एकदम जो फ्लड हुआ है ना, खबरें आना शुरू हुई है कि फलाना ज़िला भी सरेंडर हो गया, फलाना भी इसमें ये वाला फार्मूला शामिल किया गया, क्योंकि अगर आपको सरेंडर की सूरत में कत्ल ही किया जाना था तो फिर तो वो लड़ के मरेगा ना, तो गैरतमंद पख्तून है ना, जिधर से भी हो,
ठीक है, वो गैरतमंद अफगान है, वो तो लड़ के मरेगा ना। लेकिन जब उसे कहा गया कि भाई हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, आप अगर ये महाज छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ दो, आप अगर अपना सामान भी लेना चाहते हो वो भी ले जाओ, ये किराया भी हमसे ले जाओ, ठीक है, और निकल जाओ यहाँ से। तो उसके बाद फिर एकदम तेज़ी आई है, ये हुक्म जो है ये वहाँ तक पहुँचा है, और उसके नतीजे के अंदर हमें अफ़गानिस्तान की ये सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वीला के नीचे आके पूछा कि जी पिछली दफ़ा वो शूरा नज़ार थी, अब बिल्कुल नहीं है। पिछली दफ़ा पंजशेर वैली थी, पंजशेर वैली से अब्दुल्ला ने जो था वो, और अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने, जो कि आजकल काबुल में मुकीम है, अपनी फोर्स को इधर तलब कर लिया था। उन्होंने भी ये जान लिया था कि अब आखिरी मार्का जो है वो काबुल में होना है। तो इसलिए पंजशेर के अंदर दूसरा तालिबान ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया था ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और ये जो ताजिक हैं और ये जो उज़्बेक हैं, उन ज़िलों में जाके उनको, उनके साथ वो जो हम आहंगी, फ़िरका वराना हम आहंगी पैदा की थी, और जो है नतीजे के तौर, इनका अपना एक सिस्टम है जी तालिबान का, जो लोग उनके साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं वो उनकी फैमिलीज़ को केयर करते हैं उन तक वो पहुंचाने के लिए। तो नतीजे के तौर पे उस सिस्टम के अंदर उन्होंने ताजिक और हज़ारा वगैरह को भी कबूल कर लिया, इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया, और उन तक भी जब वो असिस्टेंस पहुंचेगी, भले वो आटे की एक बोरी ही क्यों ना हो, तो वो उस सिस्टम के साथ तो जुड़ेंगे ना। इस तरह उन्होंने गुज़िश्ता कम अज़ कम मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक पिछला 3 से 4 साल में ये बहुत काम किया है। लिहाजा वहाँ से इस दफ़ा उन्हें रेजिस्टेंस नहीं आ रही, और जिसके नतीजे के अंदर ये ख़बरें जो हैं ये मैं आपकी खिदमत में लेके बैठा हुआ हूँ। और बस ना, आखिरी बात जो उनकी तरफ से बताई गई है, ये जो चंदा मांग रहे हैं हमारे नाम के ऊपर, ये हम नहीं है, इनको चंदा ना दें, इनको जूते मारें। ये जो अफवाहें आ रही हैं ना, उन्होंने कहा जी पहली तो बात है कि हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये जालसाज लोग हैं। अगर कोई ऐसा आके आपको कहता है, मकामी पुलिस को इतला दें पाकिस्तान के अंदर, और उनको जूते मारें आगे से, और इस तरह की कोई हरकत ना करें। ये सारा गनीम का प्रोपेगंडा है हमारे मुखालफिन का, इसकी जद में ना आए। कुछ चीज़ें आई थी पिछले 24 घंटे के अंदर, पाइलअप हुई थी मेरे पास, मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।